चलिए आज बात करते हैं इतिहास की एक ऐसी घटना की जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है साम्राज्यों के टकराव की, विश्वास और महत्वाकांक्षाओं की। साल था 712 ईस्वी। बस एक साल, लेकिन इसी साल ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक मिट नहीं सकी है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये असल में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के आमने सामने आने की दास्तान है। एक तरफ था एक एकजुट फैलता हुआ साम्राज्य और दूसरी तरफ थी एक ऐसी जमीन जो अंदर से बटी हुई थी। आज हम यही समझेंगे कि इस टकराव ने इतिहास को आखिर क्या मोड़ दिया। तो 712 ईस्वी में जो हुआ, उसे समझने के लिए हमें पहले उस ताकत को देखना होगा जो पूरब की तरफ बढ़ रही थी, और वो थी इस्लामी खिलाफत। जरा सोचिए, पैगंबर मोहम्मद के निधन को अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए थे और अरब से एक नया साम्राज्य, एक नई शक्ति बिजली की रफ्तार से पूरी दुनिया में फैल गई। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। एक सदी से भी कम का वक्त, और ये साम्राज्य अरब से निकलकर स्पेन और भारत की सीमाओं तक, यानी तीन महाद्वीपों में फैल चुका था। ये वाकई में इतिहास के सबसे तेज विस्तारों में से एक था। तो सवाल यह है कि आखिर इस जबरदस्त विस्तार के पीछे वजह क्या थी? देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे थी एक नई आस्था, एक बहुत ही शक्तिशाली और संगठित सेना, और हाँ, जीते हुए इलाकों से मिलने वाले धन का वादा भी। खलीफा उमर जैसे जो लीडर थे, उन्होंने इस पूरे आंदोलन को एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन था। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जिस वक्त ये सब हो रहा था, ठीक उसी वक्त भारत के अंदर क्या चल रहा था। एक तरफ जहां खिलाफत एक होके मजबूत हो रही थी, वहीं भारतीय उपमहाद्वीप वो बिखर रहा था। यहां कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही थी। ये विखंडन का दौर था। तो अब देखिए, यहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ एक केंद्रीकृत विस्तारवादी साम्राज्य, और दूसरी तरफ कई छोटे छोटे राज्य जो आपस में ही लड़ रहे थे। ये तो जैसे किसी बड़े टकराव के लिए एकदम सही माहौल तैयार हो रहा था। और इसी बैकग्राउंड के साथ हम वापस आते हैं साल 712 में, जब ये दो दुनियाएं आखिरकार आमने सामने आ खड़ी हुईं। कहते हैं ना, हर बड़ी आग के लिए एक चिंगारी काफी होती है। सिंध के मामले में वो चिंगारी बनी समुद्री डकैती की ये एक घटना। हाँ, इससे पहले भी छोटी मोटी झड़पें हुई थीं, लेकिन इस एक घटना ने आक्रमण के लिए वो बहाना दे दिया जिसकी तलाश थी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से। एक तरफ थे ईरान के अनुभवी गवर्नर अल हज्जाज, और उनके साथ था उनका एक युवा और बहुत ही महत्वाकांक्षी जनरल मोहम्मद बिन कासिम। और दूसरी तरफ सिंध के शासक राजा दाहिर, जो अपने राज्य को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। राजा दाहिर का राज्य अंदर से एक नहीं था। उनके अपने ही लोग, खासतौर पर जाट और मेद जैसी ताकतवर जनजातियां, उनका साथ नहीं दे रही थी। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। जब राजा दाहिर को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो उनके साथ खड़े नहीं थे, और ये एक बहुत महंगी भूल थी। मोहम्मद बिन कासिम का जो पूरा अभियान था, वो किसी शतरंज की चाल जैसा था। उसने एक एक करके कदम बढ़ाए। सबसे पहले देबल के अहम बंदरगाह पर कब्जा किया। फिर एक ऐसा मोड़ आया जब उसकी सेना कुछ कमजोर पड़ी, लेकिन राजा दाहिर वो जवाबी हमला करने का मौका चूक गए, और बस यही एक पल की देरी जानलेवा साबित हुई। इसके बाद हुई रावर की निर्णायक लड़ाई, जिसमें राजा दाहिर हार गए और मारे भी गए, और इसी के साथ सिंध का भविष्य तय हो गया। लेकिन देखिए, सिंध की यह जीत सिर्फ एक जंग जीतना नहीं था। इसने इस पूरे इलाके में एक नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की नींव डाल दी। यहीं से भारत में इस्लामी शासन की इस लंबी कहानी की शुरुआत हुई, जो सदियों तक चलने वाली थी। अब बात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे सीधे एक भारतीय इलाके पर शासन करने की थी। इस नए शासन का एक सबसे बड़ा और दूर तक असर डालने वाला फैसला था जजिया कर को लागू करना। और ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था। इसने नए मुस्लिम शासकों और उनकी गैर मुस्लिम प्रजा के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, एक नया सामाजिक ढांचा तैयार कर दिया। लेकिन इस कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट बाकी था, एक अजीब सा मोड़। जो विजेता था, मोहम्मद बिन कासिम, वो खुद अपनी जीत का जश्न नहीं मना सका। उसे वापस बुलाया गया और मार डाला गया। वो उसी राजनीति का शिकार हो गया जिसने उसे यहां भेजा था। तो क्या 712 की ये घटना एक अंत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक शुरुआत थी। इसने भारतीय उपमहाद्वीप
और इस्लामी दुनिया के बीच सदियों तक चलने वाले रिश्ते, जिसमें संघर्ष भी था और सांस्कृतिक लेन देन भी, उसकी नींव रखी। एक ऐसी विरासत जो आज भी इस क्षेत्र को आकार दे रही है और जिस पर आज भी बहस होती है।